ये कार्यक्रम सत्य घटनाओं से प्रेरित है। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और असामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और न ही प्रोत्साहन करता है। मेरे लिए या शुभांगी के लिए ऐसी रोज की अजीबो गरीब बातें अब थोड़ी डरावनी होती जा रही थी। बात अब मेरे परिवार की सलामती की थी। मैंने तुरंत पंडित जी को बुलाया। वो आए और आते ही पंडित जी ने पूरे घर में घूम घूम कर देखा और उनके चेहरे को देखकर ही लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। आखिर में सोफे पे बैठकर उन्होंने एक काफी संजीदा आवाज में कहा, एक पूजा आपको करवानी पड़ेगी। 6 घंटे बाद का मुहूर्त है। मैं लिख दे रहा हूं, तुरंत के तुरंत जाइए और सारा सामान लेके आइए। देर करने से सिर्फ नुकसान ही होगा। मैंने बिल्कुल देर नहीं की। मैंने गाड़ी उठाई और तुरंत निकल पड़ा और सारा सामान लेकर ही लौटा। रह फोन करके शुभांगी से पूछता रहा कि घर पर सब कुछ ठीक है या नहीं। शाम को पंडित जी ने पूजा शुरू की और शुरू करते ही तमन्ना का रोना शुरू हुआ। पंडित जी जैसे जैसे मंत्र पढ़ते जा रहे थे वैसे वैसे तमन्ना का रोना बढ़ रहा था। पंडित जी ने कुछ देर में शुभांगी से कहा, बच्ची को दाएं कंधे पे बिठा लीजिए। जब तक पूजा खत्म ना हो ना नीचे उतारिएगा ना कंधा बदलिएगा। इतना कह के पंडित जी वापस पूजा में लग गए और लगातार रोती हुई तमन्ना को शुभांगी अपने कंधे पर बिठाई हुई थी। और शुभांगी को कुछ ही देर में एहसास होने लगा जैसे उसके दाएं कंधे पर तमन्ना थी, लेकिन बाएं कंधे पर जो कि खाली था उस पे कुछ गीला गीला गिर रहा था, बूंद दर बूंद। शुभांगी की कमीज पूजा खत्म होते होते पीठ तक पूरी भीग चुकी थी। पूजा के बाद शुभांगी ने ध्यान से देखा तो समझ आया कि वो रोते रोते शायद तमन्ना के मुंह से टपकती उसकी लार थी, लेकिन वो तो दाएं कंधे पर थी। खैर, उस पूजा के बाद अगले कई महीनों तक कुछ नहीं हुआ। तमन्ना भी रह के एक आध कदम चल लेती थी। सब कुछ ठीक था और मैं बहुत खुश था। दिवाली के ठीक कुछ ही दिन पहले की बात थी। घर की रंगाई पुताई करवानी थी और साफ सफाई करते वक्त पुराने बक्सों में से मुझे एक तस्वीर मिली। सारी पुरानी यादें आंखों के सामने ऐसे नाच कर चली गईं कि बस आंखों के प्यालों से एक आंसू छलक ही गया और तस्वीर पर गिरा। मैंने अपनी आंख पहुंची और रुमाल निकालकर तस्वीर को पहुंचकर वापस बहुत ही भारी मन से उस अलमारी के अंदर ड्रॉर में रख दिया और अलमारी बंद करके पलटा ही था जब अलमारी का दरवाजा और अंदर का ड्रॉर एकदम अचानक से ही जोर जोर से खुला और बंद हुआ। चमचमाता हुआ एक तरफ का लकड़ी का वो दरवाजा खुलता चला जा रहा था। शुभांगी की चीख सुनाई दी मुझे। मैं दौड़ता हुआ कमरे में पहुंचा तो देखा शुभांगी अपने मुंह पर हाथ रखे आंखों में आंसू लिए बुरी तरह से डरी हुई ड्रेसिंग टेबल को देख रही थी, जहां मेरी मुश्किल से चल पाने वाली 1.5 साल की तमन्ना ड्रेसिंग टेबल पे चढ़कर अच्छे से होठों पर लिपस्टिक लगाए, आंखों में काजल लगाए, बिल्कुल आराम से खड़ी खुद को आईने में दाएं बाएं होते हुए देख रही थी।
मैं तुरंत चिल्लाया, शुभांगी, शुभांगी, घर का सारा सामान तुरंत पैक करो। मैंने कहा तुम घर का सारा सामान पैक करो, अभी के अभी। शुभांगी रोती रोती तमन्ना की ओर हाथ बढ़ाने लगी, तो मैंने उसे रोक के सामान बांधने का इशारा किया और धीमे धीमे तमन्ना के पास गया और उसे अपनी गोद में उठाया। उसके चेहरे से लिपस्टिक, काजल सब पहुंचा। वो छोटी सी बच्ची जैसे अचानक कुछ गलत हो गया हो। मेरी फूल सी बच्ची अलग अलग आवाजों में वही एक शब्द बोले जा रही थी जो उसे आता था। हम बाहर भागे और गाड़ी में बैठकर निकल पड़े सीधे मेरी मां के घर को। शुभांगी चिल्लाए जा रही थी, पूछे जा रही थी कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन मैं उसे जवाब देता भी तो क्या, मैं खुद ही जवाब देने के हाल में नहीं था। मां के घर पहुंचने तक बिना रुके, बिना थमे तमन्ना वैसे ही हेलो हेलो करती रही। और मां के घर में पैर रखते ही मेरे 1.5 साल की बच्ची तमन्ना बहुत बुरी तरह से रोने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे रो रोकर अपना गला चीर लेगी। मां तो हमें अचानक देख के घबरा ही गई और उसे देखा तो शुभांगी भी मां से लिपटकर रोने लग पड़ी। मैंने मां का हाथ पकड़ा और खींचकर अपने पुराने कमरे में ले गया। मेरे और मेरे मां के तमन्ना के सामने से जाते ही वो वापस वही आवाजें करने लगी। मैं दूसरे कमरे में मां को ले जाकर सारी बात बताने लगा तो मां ने एक ही बात कही कि अगर बात इतनी बड़ी है तो शुभांगी का साथ होना भी बहुत जरूरी है। मैंने उसे बुलाया तो कमरे में तमन्ना को गोद में लिए हुए शुभांगी का कदम पड़ते ही तमन्ना एक पल को बिल्कुल चुप हो गई। पूरा कमरा उस छोटी सी बच्ची ने ऐसे देखा जैसे सालों बाद उस कमरे में आई हो और फिर मेरी ओर देखकर रोने लगी। लेकिन पता नहीं उस बच्चे के रोने में बचपना नहीं था इस वक्त। उसे रोते हुए देखा तो मेरी मां से रहा नहीं गया। मां ने मेरी ओर देखा और इतना कह दिया कि अपनी गलती की माफी अपनों से मांगने में डर कैसा है। मेरी ही गलती थी। टप्पू मेरी छोटी बहन मुझसे 3 साल छोटी थी। मैं 7 साल का और वो 4 साल की थी। वो भी ड्रेसिंग टेबल पे चढ़ के ऐसे मां के लिपस्टिक, काजल उतनी सी उम्र में एकदम सही से लगा के खुद को शीशे में घंटों देखती थी। घर पे कोई नहीं था जब मैं और मेरी बहन डॉक्टर खेल रहे थे। मैंने उससे कहा था कि बिना बीमारी या चोट के मैं इलाज कैसे करूंगा, और मैंने एक ब्लेड लेकर अपने बचपने में उसके हाथ की कलाई काट दी और फिर कपड़ा बांध दिया। लेकिन मजाक में खून बहता गया और माँ पापा के आने तक खून इतना बहा मेरी टप्पू को बचा नहीं पाया मैं। और रोती रही कि भैया दर्द हो रहा है, भैया दर्द हो रहा है। और मैं खेल में मरा डॉक्टर। अपने उस बचपन की गलती के कारण उस मरीज को बचा नहीं पाया। आज मैं रोता हुआ अपनी तमन्ना को बचाने के लिए उसके सामने रो रहा था।
तब्बू सॉरी, तब्बू मुझे माफ कर दे, गलती हो गई मुझसे तब्बू, मेरी बेटी को छोड़ दे तब्बू, ये भी तो तेरी है ना, मत कर ऐसा तब्बू, छोड़ दे इसे तब्बू, प्लीज छोड़ दे इसे, छोड़ दे तब्बू। उस दिन मैंने सबके सामने अपनी गलती का प्रायश्चित किया था। शायद वही कारण है कि मेरी तमन्ना मुझे वापस मिल गई थी। इसके बाद सिर्फ वो एक दिन कभी नहीं भूल पाया। जब मैंने पहली बार तमन्ना के साथ एक तस्वीर खींचकर उसको उसकी फोटो दिखाई तो उसने एक सवाल पूछा था मुझसे कि अगर तस्वीर वाली लड़की वो खुद है तो दीवार पर लगी फोटो में कौन है। मैंने दीवार वाली फोटो को देखा, वहां मेरी उस छोटी सी बहन तप्पू के बचपन की एक तस्वीर लगी थी। मैंने तमन्ना को बताया कि वो मेरी छोटी बहन की तस्वीर है, पर यह सुनकर तमन्ना ने चिल्लाते हुए कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो जब खुद को आईने में देखती है तो वो तो बिल्कुल उस तस्वीर वाली लड़की के जैसी दिखती है। मेरे पास तमन्ना के इस सवाल का न कोई जवाब था, न है और न कभी होगा। और ये थी आज की एक कहानी ऐसी भी।